कारण होता है। This call is now being recorded. चलिए, जो बिहेवियर होता है उसके कारण की पहचान, यानी ये जो कारण है ना ये कारण ये होता है कि क्या चीज है जो बच्चे को ट्रिगर कर रही है, जिसके कारण कोई बिहेवियर आ रहा है, और उस बिहेवियर के बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो कहलाता है कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। ग्रोस मोटर फंक्शन मेजरमेंट एक्सेस किसको असेस करता है? ये ग्रोस मोटर फंक्शन GMFM किसका आंकलन करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सब आंसर दे रहे हैं, फास्ट फास्ट दे रहे हैं, और सबका आंसर जो है करेक्ट आ रहा है। आंसर जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रोस मोटर एबिलिटीज। और ये भी याद रखना कि उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ग्रोस मोटर एबिलिटीज के लिए कौन सा जो है टूल है, या क्या कौन आंकलन करता है, किसके द्वारा आंकलन किया जाता है। तो ये याद रख लेना, ग्रोस मोटर फंक्शनल मेजरमेंट जो टूल का नेम है वो भी याद रख लेना। ठीक है, ये मेनली जो है ऑक्यूपेशनल या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66। थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन हमें करने हैं। पिछले 2 दिन से हम 30 क्वेश्चन कर पा रहे थे। लगातार हो रहे व्यवहार को दर्ज करने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है? देखो, लगातार हो रहा है उस बिहेवियर को रिकॉर्ड करना है। जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर किरण पांडे, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत बढ़िया, सबने अच्छा आंसर दिया है। देखो, जो बिहेवियर रेगुलरली हो रहा है ना, उस बिहेवियर को तो रेगुलरली आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके जो फैक्टर्स भी देखने हैं, कॉन्सिक्वेंस भी देखने हैं, और जो आप इंटरवेंशन दे रहे हो कहाँ क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी देखना है। तो ये इवेंट वाला नहीं है। इवेंट में क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे नोट करना पड़ता है, कि कब नोट करें, किस सिचुएशन में नोट करें, क्लासरूम में, घर पे, या फिर जो स्कूल में, प्ले ग्राउंड में, कहाँ, एक पर्टिकुलर इवेंट पे। लेकिन यहाँ पे लगातार बिहार जो बिहेवियर है वो लगातार आ रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इस सिचुएशन में आता है या इस टाइम पे आता है। तो लगातार व्यवहार के लिए तो हमें जो है रेगुलर जो है एक रनिंग रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कि कंटिन्यूअसली आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। उसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा आंकलन तरीका सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को तत्काल फीडबैक देता है? यानी इमीडिएट जो फीडबैक होता है, इंस्टेंट फीडबैक, कि हाथों हाथ आपको फीडबैक दे देगा सीखने की प्रक्रिया के दौरान, प्रोसेस जब चल रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। रूप मौर्य, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए फिर से। जी, बहुत अच्छे, सबके अच्छे आंसर आ रहे हैं और करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। देखो, जो जब हम सीख रहे होते हैं ना, एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, लर्निंग चल रही है, उसमें एक टेस्ट लिया और हमें फीडबैक मिल गया इमीडिएट कि बच्चे की ये वीकनेस है, या यहाँ पे जो बच्चे की किसी तरह की कमी रह गई है उसको फुलफिल किया जा सकता है। हम हैंड टू हैंड इस चीज पे जो है काम शुरू कर सकते हैं। तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, गठनात्मक आंकलन। ठीक है, जो कि चलता रहता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। आंकलन में त्रिकोणीकरण किसे कहते हैं? बहुत सोच समझ के आंसर देना होगा। इतना जो डायरेक्ट वर्डिंग पे मत जाइएगा। तीन त्रिकोणी वाला यूज 3 पॉइंट स्केल नहीं है। ए मैं पहले कट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये नहीं होगा। ट्राइंगुलेशन इस तरह का कि 3 बिंदुओं वाला होता, 3 बिंदुओं वाला, लेकिन आंकलन में इसका मतलब क्या है? बहुत ही बढ़िया। चलिए, मोस्ट ऑफ आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है कंफ्यूज है। देखिए, आंकलन में त्रिकोणीकरण का मतलब क्या होता है? देखा जाए तो ये चीजें होती है कि एक स्टूडेंट है, एक पेरेंट्स है, और एक जो है टीचर है। ठीक है, इसी तरह से जो रिलेशन है मेंटेन, एक तरह का एग्जाम्पल समझा रहे हो, क्योंकि अनेक स्रोतों से डाटा उपयोग करना। तो इसका जो है आप ये लगाओगे, अगर बेसिक जो नॉलेज लगाओगे या अंडरस्टैंडिंग अपनी, तो ये मत लगाना कि ट्राइंगुलेशन बच्चा हो गया, टीचर हो गया और पेरेंट्स हो गए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ट्राइंगुलेशन का मीनिंग होता है कि अन्य स्रोतों से, जितने भी स्रोत है, बीच में बच्चा है,
और जितने भी उसके चारों तरफ जो स्रोत है उनसे जो है डेटा कलेक्ट करना या उस डेटा का यूज करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यूजिंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ डेटा। क्लियर है? चलिए उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69। व्यवहार रेटिंग स्केल आमतौर पर किसके द्वारा भरे जाते हैं? केवल माता पिता, शिक्षक, माता पिता, देखभाल करता, केवल मनोवैज्ञानिक, केवल डॉक्टर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब कर पाएंगे ये तो। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अब जो है सबके आंसर देख के लग रहा है कि तैयारी अच्छी चल रही है। जी वेरी गुड। चलिए, बिहेवियर का जो रेटिंग स्केल होता है वो शिक्षक भर सकता है, माता पिता भर सकते हैं, देखभाल करता है या केयर गिवर जो बच्चे के साथ रहता है वो भर सकता है, क्योंकि वो ऑल टाइम जो उसका बिहेवियर है ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो उसके किसी भी बिहेवियर का जो रेटिंग स्केल है रेट भर सकता है कि वो कितना बिहेवियर जो है प्रोमिनेंट है, कितना कम है, ज्यादा है, वो चीजें फिल कर सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। दीर्घकालिक प्रगति के नमूने संकलित करने में कौन सा आंकलन उपकरण मदद करता है? दीर्घकालीन प्रगति नमूना कि एक लॉन्ग टाइम का प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है कलेक्ट करना या कंपाइल करना। कंपाइल होता है एक जगह उस चीज को फाइल अप कर देना, फाइल में लगा देना। जी फास्ट फास्ट फटाफट आंसर लिखिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर आया है पोर्टफोलियो, और ये बिल्कुल सही आंसर है। पोर्टफोलियो होता है जिसमें कि एक लंबे टाइम की जो प्रोग्रेस होती है बच्चे की, उसके जो नमूने हैं, जो सैंपल्स होते हैं वो हम संकलित करते हैं, कंपाइल करते हैं फाइल में। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71। एफएससीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब इजी इजी क्वेश्चन अब बचे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, सबने अच्छा आंसर दिया है। फंक्शनल स्किल असेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? कार्य क्षमता जो होती है किसी कार्य को करने की, उसके लिए यूज किया जाता है। बेसिक एमआर विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया है? बहुत ही बढ़िया। जो बेसिक एमआर है वो टूल हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे हैं, यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन असेसमेंट दिया गया है क्योंकि वो मेंटल रिटार्डेशन एमआर से उठाया गया है। अदरवाइज आपको जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो बच्चे हैं उनके लिए भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73। ग्लैड जो है ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, ग्रेड लेवल आंकलन उपकरण का मुख्य उपयोग किसका आंकलन करने के लिए होता है? फास्ट फास्ट आंसर लिखिए, चलिए फास्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, एकेडमिक ग्रेड लेवल परफॉर्मेंस होती है क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक की जो है, इसमें वर्कशीट रहती है, इंग्लिश, मैथ और हिंदी तीनों सब्जेक्ट का वर्कशीट रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं स्नेलन चार्ट किसके लिए यूज किया जाता है, किसकी असेसमेंट के लिए? हेयरिंग एबिलिटी, दृष्टि तीक्ष्णता, मोटर समन्वय या व्यवहार? बहुत ही बढ़िया। चलिए, आज जो सबकी अच्छी तैयारी भी है और कुछ क्वेश्चन का लेवल भी शायद मॉडरेट है, ज्यादा तक नहीं है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 पे। ऑडियोमेट्री एक नैदानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसके आंकलन के लिए होता है? बहुत ही बढ़िया। हियरिंग थ्रेशोल्ड, श्रवण सीमा की जो सुनने की शक्ति है उसकी सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक सुन पा रहा है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। एमडीपीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का विकासात्मक आंकलन, संचार आंकलन, ऑटिज्म व्यवहार रेटिंग, मोटर दिव्यांगता शिक्षण। बहुत ही बढ़िया।
चलिए रुक मौर्य क्वेश्चन फिर से पढ़िए। जी वेरी गुड, बहुत जो है 98% हम कह सकते हैं अच्छा आया है आंसर, एक दो का ही है जो गलत है। तो वो जो है हमारा ए हो जाएगा कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का विकासात्मक आंकलन जो करने के लिए एमडीपीएस टूल यूज किया जाता है। ठीक है, एमडीपीएस में ना जो चीजें करता है नहीं करता ये देखा जाता है, उसमें प्लस माइनस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कलर कोडिंग भी होती है, करेंगे टूल अगर जरूरत पड़ी, पर अदरवाइज जरूरत है नहीं हमें टूल करने की। ठीक है, हमें यहाँ तक पूछेगा जितना हम कर रहे हैं। उपनयन जो है एक आंकलन और प्रशिक्षण उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? विकासात्मक विलंब के लिए, स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप, श्रवण हानि, दृष्टि तीक्ष्णता परीक्षण या वाक स्क्रीनिंग? उपनयन। जी बहुत बढ़िया, ए जो क्वेश्चन आंसर है हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और आरंभ जो टूल है वो भी जो है छोटे बच्चों के लिए, ये भी याद रखना, वो भी विकासात्मक विलंब के लिए ही यूज होता है। और उपनयन ना एक तरह से चेक वो है कि टूल भी है और बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है आरंभ अपने आप में, उसमें काफी सारी फैसिलिटीज हैं। तो उसमें जो है आरंभ में ही एक छोटे सा ये भी पार्ट है कि वो विकासात्मक विलंब को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलो आ ही गया क्वेश्चन, अब तो मैंने आंसर बता दिया। आरंभ एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जी 0 से 6 साल के बच्चों के लिए यूज होते हैं दोनों ही, आरंभ भी और उपनयन भी। दीपक चंद्र ज्योति ने अच्छा आंसर जो है कमेंट में लिखा है, वेरी गुड। बी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, फिर से आ गया है। बेसिक एमआर में मुख्यतः किस प्रकार के क्षेत्र शामिल होते हैं? चलिए आंसर कीजिए, ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, स्वयं सहायता, संचार और शैक्षणिक क्षेत्र। दो में तो केवल आ गया इसलिए गलत हो गया, और आईक्यू लेवल ये बताता नहीं है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एफएसीपी सबसे अधिक उपयोगी है किस काम के लिए? ऑप्शन में से बताइए किस काम के लिए एफएसीपी सबसे ज्यादा जो है यूजफुल है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है सबका। ए जो है प्रिपेयरिंग आईटी गोल्स। उसके बाद चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी हम फिनिश करना चाह रहे हैं कि अगर फिनिश हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक हम आज ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बेसिक एमआर एमडीपीएस उपनयन और आरंभ उपकरण किसके द्वारा विकसित किए गए? आशीष राठौर जी दोबारा से क्वेश्चन को कीजिए, आपका आंसर रॉन्ग है। जी बिल्कुल सही, बाकी सबका आंसर करेक्ट आया है। ए निपिट एनआईएमएच में डेवलप हुए हैं ये सभी टूल। ठीक है, उसके बाद हुए जो है क्वेश्चन 82। स्कूल स्क्रीनिंग में किस उपकरण का उपयोग दृष्टि तीक्ष्णता परीक्षण के लिए किया जाता है? ये ना स्कूल स्क्रीनिंग जो है यहाँ पे वो कर लो कि स्कूल स्क्रीनिंग में तो ये मान सकते हैं कि स्कूल में कोई जैसे स्क्रीनिंग कैंप वगैरह होता है उसके लिए मान सकते हैं। पर मेन क्वेश्चन यही है कि दृष्टि तीक्ष्णता परीक्षण के लिए कौन सा जो है उपकरण या कौन सा जो का है टूल यूज किया जाता है, क्वेश्चन वही है हमारा। स्नेनल चार्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है सभी ने। उसके बाद चलते हैं हम 83 नंबर क्वेश्चन। प्योर टोन ऑडियोमेट्री किसका आंकलन करती है? यहाँ से जो आपको ना हर टूल याद हो जाएगा, कौन सा टूल किसके लिए यूज होता है या किस चीज के लिए टूल कौन सा और कौन सा टूल किसके लिए, दोनों ही वाइस वर्सा जो है याद हो जाएगी चीजें आपको रिवर्स में। बहुत बढ़िया आंसर है। हियरिंग जो सेंसिटिविटी है क्रॉस फ्रीक्वेंसीज की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी यानी आवाज की जो टोन है, कितनी हाई पिच है लो पिच है, उस चीज के लिए जो सेंसिटिवनेस है संवेदनाशीलता है उसको
आकलन करने के लिए जानी जाती है ये। उसके बाद है 84 नंबर, MDPS किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए यूज होता है? बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सभी का। मैम पीपीटी नहीं शो हो रहा है। जी जी, एक सेकंड, हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं चेक कर रही हूँ। अब तो जो है मेरे पास भी फोन में चल रहा है साथ साथ, तो आपको पता, मुझे पता लगता रहता है। एक सेकंड मुझे दीजिए। सर एक बार मुझे आप को होस्ट से हटा के फिर से होस्ट बनाइए प्लीज, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैम आपको हटाया जाएगा तो फिर जुड़ कैसे पाएंगे? नहीं सर, को होस्ट से हटा दीजिए, फिर से दोबारा को होस्ट बना दीजिए। ठीक है मैम, ठीक। जी। जी हो गया है सर। देखिए एक बार पीपीटी शो हो रहा है क्या? मैम हो आगे रहा है। देखिए। दिखाइए। जी एक सेकंड, मे बी जो है प्रेजेंटेशन थोड़ा डिले चल रहा है। मैम कुछ आ ही नहीं रहा है। सर एक सेकंड वेट कीजिए, बच्चों के आंसर आ रहे हैं और मीन्स उनको दिख तो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट जो पीपीटी सही से चल नहीं पा रही है इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, मैं सही से ट्राई कर रही हूँ। स्क्रीन शो हो रहा है मैम। सर आपको शो हो रहा है अभी, अब मुझे नहीं हो रहा है कि चल भी रहा है या नहीं।
मैं देख पा रही हूँ फोन में कि मुझे भी शो हो रहा है, वहां पे फोन में हो रहा है, लेकिन लैपटॉप से जहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं शो हो रहा है मेरे मोबाइल पर। जी वेट कीजिए सर, मैं ट्राई कर रही हूँ। जी पीपीटी ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप ग्रुप की टेंशन मत लीजिए। आई थिंक अब शो होगा, ठीक है अब नहीं हटेगा। देखिए ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, लेकिन है ना ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे रॉन्ग आया हुआ है, एक तरह से ये कह सकते हैं हम, क्योंकि एमडीपीएस जो टूल है वो हम किसी भी एज के लिए बेसिकली यूज कर सकते हैं, बट यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये 0 to 3 years वाला तो गलत है, कुछ और गलत है ये तो। ठीक है, ये जो ऑप्शन है 0 to 6 years वाला तो नहीं होगा, 3 to 18 फिर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो स्कूल एज है या डेवलपमेंटल जो एज है वो कहीं ना कहीं 18 पे आके जो है कवर हो जाती है, खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसके बाद जो डेवलपमेंट नहीं होता है कहीं से के, तो यहाँ पे हम इसको फिर भी कंसीडर कर सकते हैं, बट एमडीपीएस में मेंशन नहीं है, ऐसा फिक्स एज नहीं है, तो इस चीज को हम जो है एक एक्सेप्शन क्वेश्चन में रख देते हैं। ठीक है, अभी जो इसका कोई फिक्स आंसर मत करिएगा, फिर भी एक बार मैं वो चेक करूंगी, क्योंकि एमडीपीएस टूल में नहीं है, मेंशन नहीं है स्पेसिफिक एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनयन उपकरण में कौन से कार्य शामिल होते हैं, उपनयन का बताइए। इजी जो है ऑप्शन बहुत इजी दे दिए हैं, केवल केवल वाले गलत हो जाएंगे, और बाकी जिसमें सारे एरियाज दिए हुए हैं, डेवलपमेंटल डोमेन्स दिए हुए हैं, वो सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, ये इजी क्वेश्चंस आ गए हैं बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आरएम एक विकासात्मक स्क्रीनिंग उपकरण है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। अभी हमने पीछे पढ़ा ही था ये क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए, किसने विकसित किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, निपट एनआईएमएच ने डेवलप किया है। 87 एक निम्न में से कौन सा बच्चे के बारे में जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है ताकि हस्तक्षेप योजना बनाई जा सके। आईईपी बनाने के लिए कौन सी तकनीक है, कौन सा प्रोसेस है। पीपीटी अब तो शो हो रहा है, रुपेश मिश्रा जी चेक कीजिए। क्वेश्चन में जो है कंफ्यूजन चल रहा है, ए और बी दो आंसर आ रहे हैं। देखिए स्क्रीनिंग तो क्या है और असेसमेंट क्या है समझिए, और क्वेश्चन समझिए। हस्तक्षेप योजना कौन सी होती है, इंटरवेंशन प्लान। इंटरवेंशन प्लान यानी
जहां आप थेरेपी देने की बात कर रहे हैं, बच्चे को स्पेशल एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, थेरेपी देने की बात कर रहे हैं, रेमेडियल क्लासेस देने की बात कर रहे हैं। रत्नेश जी भी बोल रहे हैं शो नहीं हो रहा, बट मेरे पास तो शो हो रहा है, मैंने फोन में चला रखा है, मैं जो समझा रही हूँ। तो हो रहा अरे है, शो हो रहा है मैम। हो रहा है। सर आप लोग अपना नेटवर्क चेक कीजिए। रत्नेश जी, आर के भारती और एक और थे, 3 का आया है कि शो नहीं हो रहा है। देखिए, स्क्रीनिंग होता है डायग्नोज के लिए, रेफर करने के लिए, स्क्रीनिंग के बेस पे कि अगर किसी बच्चे में कोई विकासात्मक देरी है तो आप उस बच्चे को डायग्नोसिस के लिए रेफर कर देते हैं कि एक फॉर्मल असेसमेंट किया जाए, ठीक है। लेकिन स्क्रीनिंग के बेस में कि इसको कोई प्रॉब्लम थी तो आप इंटरवेंशन तो नहीं दे देंगे ना, आप स्पेशल एजुकेशन के लिए तो नहीं भेज देंगे, ना ही आप स्क्रीनिंग के बेस पे कोई थेरेपी, ऑक्यूपेशनल या स्पीच थेरेपी के लिए भेज सकते हैं। तो जो असेसमेंट करते हैं ना, बेस लाइन असेसमेंट होता है जिसमें हमें कि करंट लेवल पता लगता है बच्चे का, यानी वर्तमान स्तर पता लगता है, उसके बाद हम इंटरवेंशन देते हैं, आईईपी बनाते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे लगा था, लेकिन कंफ्यूज हो गए आप 2 आंसर में। देखिए क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है ऑप्शन कितने कंफ्यूजन वाले आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। हमने सभी लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। सारांश मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पढ़िए, फास्ट फास्ट आंसर दीजिए। यहाँ भी कुछ कुछ लोग जो है कंफ्यूज हैं। सलोनी शर्मा, अवध नारायण, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर आंसर कीजिए। दीपक चंद्र ज्योति, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। ममता पांडे जी, पढ़िए, फिर से क्वेश्चंस पढ़िए, ऑप्शन पढ़ो। देखो सारांश, सारांश का मतलब क्या होता है? समरी, जो कि एंड में होती है। और एंड में क्या होगा? यहाँ तो चल रही प्रगति की निगरानी ना, ये तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। कुल अधिगम परिणामों का मूल्यांकन करना, यानी ओवरऑल जो बच्चे ने सीख लिया है उसका मूल्यांकन करना। मान लो ये 7th क्लास है और ये यही बच्चे जब 8th क्लास में चले जाएंगे, ठीक है। तो जब आप 7th क्लास में है तब जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं या पेपर हो रहे हैं ना, जो क्लास के बीच में होते हैं, या हम कहते हैं कि मिड टर्म आ गए हैं हमारे, या यूनिट टेस्ट आ गए हैं, वो सारे क्या होते हैं? FA होते हैं, फॉर्मेटिव, जो कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चे ने 7th क्लास का पूरा सिलेबस कर लिया, एंड में जो यहाँ पे एग्जाम लेते हैं ना मार्च वाले, वो क्या होता है? वो समेटिव असेसमेंट होता है, कि सारांश होता है वो एक तरह से। इसके बाद अब बच्चे को ना कोई अब बच्चे को कोई रेमेडियल क्लास या उपचारात्मक शिक्षण नहीं दे सकते। इसके बाद तो बच्चा 8th क्लास में जाएगा, चाहे उसके 80% आ गए, चाहे 70% आ गए। लेकिन यहाँ पे अगर 70% आ गए, उस बच्चे को आप 80 तक लेके जाने का ट्राई करोगे, 80 आ गए उसको 90 तक लेके जाने का ट्राई करोगे, तो वो जो FA में आप ये ट्राई कर सकते हो कि ठीक है, परसेंटेज जो आए, मार्क्स जो आए, जो बच्चे का गैप फिल किया जाए और उसे और अच्छे से सिखाया जाए। लेकिन सबमिटिव में आप कुछ नहीं कर सकते, अब जितने परसेंट आ गए नोट हो गया, है ना, इस तरीके से समझिए। सर माइक म्यूट रखिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? बच्चे की तुलना साथियों से करना, पूर्व निर्धारित मानदंडों के खिलाफ प्रदर्शन मापना, भावनात्मक व्यवहार का मूल्यांकन करना, IQ स्तर का आंकलन करना। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी के, बहुत ही सही आंसर दिए है सबने। यहाँ पे जो है भावनात्मक और IQ का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से 2 ही ऑप्शन है मेन, कि बच्चे की तुलना साथियों से करना जो होता है वो तो हो जाता है NRT, और जो पूर्व निर्धारित मानदंडों के खिलाफ जो मापते हैं, कि ऑलरेडी जो निर्धारित हैं उनके अगेंस्ट जो मापा जाता है या उनके
अकॉर्डिंग या उनसे कंपेयर करके मापा जाता है तो वो होता है CRT। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स द टीचर टू, कि घटनात्मक आंकलन शिक्षक की मदद किस प्रकार करता है? अंतिम ग्रेड देने में, शिक्षण रणनीतियों में संशोधन करने के लिए, छात्रों को रैंक देने के लिए, IQ परीक्षण के लिए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण रणनीतियों में संशोधन करने के लिए, ताकि लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91, बच्चों में सूक्ष्म मोटर कौशल मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म मोटर यानी फाइन मोटर स्किल, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सबका, पेगबोर्ड टेस्ट, क्योंकि स्नेल चार्ट जो है वो तो विजुअल इंपेयरमेंट के लिए हो गया, ऑडियोमेट्रिक HI में यूज होता है, रेटिंग स्केल जो है वो बिहेवियर के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा मूल्यांकन बच्चे की प्रदर्शन की तुलना मानक समूह से करता है? दोनों में अंतर समझिएगा। मानक समूह यानी एक ग्रुप है, क्राइटेरिया नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है, मानक है कि एक ग्रुप है उससे तुलना कर रहा है। तुलना वर्ड भी दिया हुआ है, तुलना किसमें होती है? बहुत ही अच्छे। आशा तिवारी जी आंसर को जो है क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार। सलोनी शर्मा, वर्धन कुमार, दिवलेश कुमारी, आंसर पढ़िए। ओके सॉरी, आप लोग सही दे रहे हैं, NRT सही दे रहे हैं। वो जो बी था जिनका, उसका नाम अनाउंस करना था, अर्चना द्विवेदी और आशा तिवारी जी, गलती से ए वालों का भी अनाउंस हो गया। ठीक है, तुलना जो किसमें की जाती है? NRT में की जाती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, टाइम सैंपलिंग किसमें उपयोग की जाने वाली तकनीक है? बहुत बढ़िया आंसर आए हैं सबके। विशिष्ट अंतराल पर व्यवहार का अवलोकन, बहुत ही बढ़िया आंसर है कि डिफरेंट टाइम पे स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। अच्छा ये भी याद रखना कि जो इंटरवल होता है ना, अंतराल होता है, वो स्पेसिफिक रहता है। ये नहीं कि एक बार तो हमने 3 महीने के बाद कर लिया, एक बार हम 4 महीने के बाद कर रहे हैं, कभी 6 महीने कर लिए, कभी 1 महीना, ऐसे नहीं। स्पेसिफिक टाइम होगा, वो चाहे 3 महीने का हो, वो चाहे 6 महीने का हो, वो चाहे साल का हो। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम होगा, उतने ही टाइम के बाद बार बार होगा रिकॉर्ड। रनिंग रिकॉर्ड किसके लिए उपयोगी है? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, व्यवहार का लगातार अवलोकन करना क्या होता है? रनिंग रिकॉर्ड होता है जो चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण बच्चे का व्यापक इतिहास प्रदान करता है? ये शायद 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं, रिपीट हो रही है। चलिए कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कल का किया हुआ कितना याद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी किसने? अखिलेश मौर्य जी डी आंसर लिख रहे हैं। इतिहास पूछा है सर, व्यापक स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा जब आपको पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आएगा ना। ये भी रिपीटेड है, हाँ जी अमित जी, ये रिपीटेड है, कुछ कुछ क्वेश्चन ये रिपीट हो गए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे ना क्वेश्चन खत्म हो गए। अब क्वेश्चन जो है यहाँ से जो बचे हैं वो सिर्फ ये बचे हैं कि टूल किसने डेवलप किया, कब डेवलप हुआ,
जो कि ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, बहुत रेयर आता है। ये क्वेश्चन थोड़े अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले थे कि आपको अपने समझ से आंसर देना है, तो वो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब जो फैक्ट बेस है, जो आपको लर्न करना है कि ये टूल किसने दिया, किस जो उसका राइटर है, जो डेवलपर है वो कौन है और किस सन में डेवलप हुआ, किस ईयर में, वो तो लर्निंग बेस्ड है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाले एमसीक्यूज करना पहले ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो जो आप फिक्स याद नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने ये कर लिया। और अब जो है कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद है 96 नंबर क्वेश्चन, चेकलिस्ट मुख्यतः किसके लिए उपयोग होती है? बताइए, चेकलिस्ट किसके लिए उपयोग होती है? चलिए, इसमें भी आंसर अच्छा आ रहा है सभी का। कुछ कुछ कंफ्यूजन है, बाकी सबका अच्छा आ रहा है। कि स्पेसिफिक बिहेवियर और स्किल को मापने के लिए जो चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, उसके बाद है इवेंट सैम्पलिंग कब उपयोग होती है? ये रिपीट है, बिल्कुल ही रिपीट है, आप ऑप्शन भी सेम आ गए। ये ऑप्शन इसका जो है बिहेवियर, व्यवहार जो है कम बार होता है। फटाफट कर लेते हैं जो रिपीट है उनको, फिर नेक्स्ट टॉपिक को करने का कोशिश करेंगे। पोर्टफोलियो आंकलन किसके लिए लाभकारी है? बहुत अच्छे, इसका भी आंसर सही आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद रेटिंग स्केल मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग की जाती है? ये सबके आंसर भी ए हो गए ना अब तो। लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग उपकरण सबके सबसे अधिक उपयोगी है किसके लिए? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यहाँ से ये लाइन याद कर लो कि स्क्रीनिंग टूल कौन सा क्यों यूज किया जाता है, जिस और स्क्रीनिंग एक्चुअली होता क्या है। स्क्रीनिंग है एक प्रोसेस ऐसा जिसमें कि उन बच्चों की पहचान की जाती है जिन्हें की आगे आंकलन की आवश्यकता हो, असेसमेंट, एक फॉर्मल असेसमेंट की, डायग्नोसिस की जरूरत हो, कि प्रॉपर असेसमेंट किया जाए जिसे कि किसी निदान की आवश्यकता हो सकती है, वो स्क्रीनिंग होता है। यानी फर्स्ट स्टेप जो है वो स्क्रीनिंग है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ जो हमारे 100 क्वेश्चंस कवर होते हैं, फिनिश होते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम पीपीटी भेज दीजिएगा। जी सर, आज पीपीटी आप आपको इसको मिल भेज जाएगी। दीजिएगा। जी, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है। ओके मैडम, ठीक है। मैम बहुत बढ़िया रहा। चलिए, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दे, छोटा सा टॉपिक है। बिल्कुल मैम। जी, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। आवाज नहीं आ रही क्या? लग रहा है मैम लेफ्ट हो गई क्या? नहीं नहीं सर, लेफ्ट नहीं हुई हूँ, मैं पीपीटी आपको शेयर कर रही हूँ। जो नया टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक आज कर लेते हैं, एमसीक्यूज उसके हम कल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए जो टाइम बहुत कीमती मैम है। मैम कल संडे को चलेगा क्लास के? सर कोशिश है कि कल क्लास चल जाए, क्योंकि मैं मंडे को अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कल होगी तो भी, और नहीं भी होगा तो भी। ओके।
चलिए, पीपीटी शो हो रही है सबको? बिल्कुल हाँ, हो जी, रही है। जी हो रही है। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से अच्छे पूछे जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक रूप से, जो कि सभी एरियाज को इंक्लूड करता हो। ठीक है, सीसीई जो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है। माइक म्यूट कीजिए प्लीज, किसका ऑन है? चलिए, सीसीई का मकसद स्कॉलस्टिक और पोस्ट स्कॉलस्टिक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करके स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। सीसी क्या होता है? एक तो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट यानी लगातार, सॉरी इवैल्यूएशन मूल्यांकन, और एक व्यापक रूप से। और व्यापक रूप में कौन कौन सी चीजें आती है? दोनों आ जाती है, स्कॉलस्टिक यानी शैक्षणिक, शैक्षणिक, ठीक है हाँ ऐसे ही लिखा जाएगा, और सह शैक्षणिक। दोनों पहलुओं को शामिल करना, कि एक तो लगातार करो इवैल्यूएशन मूल्यांकन जो है, जो हम कहते हैं ना कि एफए हो रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, जो लगातार चलना चाहिए मूल्यांकन और इवैल्यूएशन जो है। और दूसरा जो है कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक रूप से हो। ठीक है, दो चीजें हैं, और इन्हीं चीजों पर जो पूरा टॉपिक बेस्ड है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्लाइड हिंदी में नहीं है, समझ लेना, मैं जो है बताती चलूंगी। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग हो गया कि लगातार, कि जो बार बार जो है कंटिन्यूअसली रेफर टू रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि साल भर जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते रहिए, जिससे कि बच्चे का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो होता रहे। ठीक है, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव, कवर ऑल, मेंटल यानी मानसिक रूप से, इमोशनल यानी जो संवेगात्मक रूप से, और फिजिकल यानी शारीरिक रूप से। तो तीनों ही तरह के जो एक्सपेक्ट है या जो अदर डोमेन्स भी है डेवलपमेंट के, तो वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस का पार्ट होना चाहिए। सभी एरियाज को कवर करना है स्टूडेंट्स के अच्छे डेवलपमेंट के लिए। फिर है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? इन्वॉल्व यूजिंग वेराइटी ऑफ टूल एंड टेक्निक्स टू असेस एंड इवैल्यूएट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। यहाँ पे जो इवैल्यूएशन है ना, इसका मतलब सिर्फ वो वाला नहीं है कि एंड में जो पेपर लेना वाला नहीं है। यहाँ पे है कि जो इवैल्यूएशन है ना, वो ऐसा हो कि एक तो लगातार होता रहे, क्योंकि जब हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो हमारा क्या जो माइंडसेट जाता है वो क्या जाता है कि असेसमेंट तो वो है जो चलता रहता है, और जो बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देने के लिए, जो लर्निंग गैप है उसको फिल करने के लिए काम आने वाली वो प्रोसेस है या यूज करते हैं, जिसे हम इवैल्यूएशन क्या मानते हैं। हम इवैल्यूएशन वो चीज जो कि साल के एंड में होती है, जो हमें ओवरऑल ग्रेड दे रहा है बच्चे का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएशन का थोड़ा सा कंटेक्स्ट अलग हो जाता है। वो ये है कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन यानी एक तो सतत, लगातार चले, जो पूरे साल जो है आप थ्रू आउट द ईयर्स, पूरे साल अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करवाइए कंटिन्यूअसली, ताकि बच्चे का ऑलराउंड संपूर्ण क्षेत्रों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव, कि सिर्फ एकेडमिक फोकस नहीं करें, बाकी जो एरियाज है ना, पोस्ट स्कॉलस्टिक यानी सह शैक्षणिक, जैसे खेल हो गया, या जो चीजें ऐड की जाती है एक्टिविटीज, वो क्यों की जा रही है? ताकि बच्चे का एकेडमिक के साथ साथ जो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है, उसकी मेंटली जो हमारी डिसीजन मेकिंग, या फिर जो है कि इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, वो इस तरह की जो अदर स्किल्स भी है ना, जो एकेडमिक से रिलेटेड भले ही नहीं हो, सिर्फ मार्क्स लेने से मतलब नहीं है, जो रियल लाइफ में यूज होने वाली अलग चीजें, जो अदर एक्सपेक्ट्स भी हैं हमारे, वो सारी चीजें भी उस बच्चे को करवाई जाए, और उसका भी इवैल्यूएशन हो, मूल्यांकन हो। ठीक है, और यहाँ पे इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन का मीन्स है कि असेस करना और इवैल्यूएट, कि का आंकलन और मूल्यांकन दोनों करें अलग अलग तरह के
टूल्स और टेक्निक्स के माध्यम से, वो चाहे आप ऑब्जर्व करके कर रहे हो, टेस्ट लेके कर रहे हो, या कोई टूल यूज कर रहे हो, कैसे भी करो, तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग है। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। पूरे वर्ष नियमित रूप से मूल्यांकन जब किया जाए तो कॉन्टिन्यूअस है, केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भर नहीं करना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव यानी समग्र अध्ययन, ये ना अध्ययन वो शैक्षणिक आएगा एक्चुअल में, प्रॉपर जो शुद्ध हिंदी में हम कहें तो अध्ययन भी आप ले सकते हो, पर शैक्षणिक और सह शैक्षणिक होता है। गतिविधियों, कौशलों, व्यवहार और मूल्यों का मूल्यांकन, यानी मूल्य यानी मोरल वैल्यूज भी जो है ना, वो चीजें भी और व्यवहार भी, कितना अच्छा बिहेवियर है कि सोशली अडेप्टेड, गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स, वो सारी चीजें जो है इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है उद्देश्य। सीसीई का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों आया। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन सा उद्देश्य है या कौन सा नहीं है। तो आप जो है मोस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव देख के भी समझ सकते हो, या एक बार यहाँ से पढ़ भी लो, इससे भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, परीक्षा का बोझ और तनाव कम करना, कि अगर रेगुलरली जो आप टेस्ट लेते रहो बच्चे से, तो बच्चा एग्जाम से डरेगा, एग्जाम बर्डन नहीं होगा कि एक बार में बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि पूरे साल बच्चा मेंटली एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो पाया, उसे पता ही नहीं है। और हमें लगता है ना कि हम एक बार पेपर दे लेंगे ना तो शायद हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो प्रैक्टिस बच्चे को मिल जाती है, तो जो परीक्षा का एग्जाम का वो बर्डन होता है, वो स्ट्रेस होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कॉम्प्रिहेंसिव की डेवलपमेंट की बात की है, समग्र व्यापक विकास की है, तो उसके लिए भी ये जो है आया है। सीखने को आनंददायक और अर्थपूर्ण बनाना, यानी एक तो जॉयफुल बने और मीनिंगफुल बने, क्योंकि ये आनंददायक और अर्थपूर्ण कैसे बनेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ने सिर्फ एकेडमिक के अलावा जो है को स्कॉलिस्टिक एरिया से है, शैक्षणिक जो क्षेत्र है वो भी ऐड कर दिया, जिससे कि बच्चा खेल में भी और कलरिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो भी अदर एक्टिविटीज है, या कोई डिबेट है, कोई भी किसी भी तरह जो खेल, कोई एक्टिविटी, सब चीजें जो बना दी हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो सिर्फ पढ़ नहीं रहा है कि सिर्फ दिन रीडिंग राइट नहीं है, अदर एक्टिविटीज भी इंक्लूड हुई हैं, जिसकी वजह से जो सीखना, लर्निंग जो है वो आनंददायक बन गई है और अर्थपूर्ण बन गई है, मीनिंगफुल है, कि बच्चा जो है मीनिंग के साथ चीजें सीख रहा है। अब विद्यार्थियों की खूबियां और कमजोरियों को पहचाना, अब जब हम कॉन्टिन्यूअसली इवैल्यूएशन करेंगे तो बच्चे के कहाँ पे अप एंड डाउन है अगर, तो हमें पता लगता रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो खूबियां हैं और जो कमजोरियां हैं वो हमें पता लगती रहेगी। ठीक है, और अगर कमजोरियां पता लगेंगी तो नेक्स्ट पॉइंट है सुधार हेतु निरंतर प्रतिक्रिया, कि जब हमें पता लग गया कि बच्चे में ये कमी है या यहाँ पे बच्चा कमजोर है इस एरिया में, तो उसके सुधार के लिए निरंतर प्रतिक्रिया, फीडबैक भी दें और इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम करें। एक तो फीडबैक से क्या होगा, बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा कि ये टॉपिक आपका जो अभी वीक चल रहा है, आप इस पे और मेहनत करो, कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछो और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो टीचर अगर कोऑर्डिनेट करेगा, बच्चे से उसे फीडबैक देगा और बच्चे को एग्जैक्टली बताएगा कि वेयर द चाइल्ड इज स्टैंडिंग, कि बच्चा जो है कहाँ स्टैंड कर रहा है इस टाइम, तो उससे क्या होगा और इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद में आत्म मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन को बढ़ावा देना। देखो जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये इसके वर्ड में जो नेम में नहीं मेंशन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं खुद का आंकलन करने, क्योंकि देखो जब आपको फीडबैक मिल रहा है तो फीडबैक से हमारा आंकलन हो गया ना, हमें पता लग रहा है। दूसरा, हमारे जो कॉन्टिन्यूअसली टेस्ट हो रहे हैं या कोई किसी भी तरह का इवैल्यूएशन हो रहा है जिसमें हमें पता लग रहा है कि कोई टॉपिक, जैसे हम आज एमसीक्यूज कर रहे हैं, अभी तो मैं थ्योरी करवा दूं पूरा और एग्जाम के बाद आपसे पूछूं कि आपके एमसीक्यूज में परसेंटेज कितना है, फिर मैं कहूंगी अच्छा परसेंटेज कम आए थे, चलो फिर से तैयारी करते हैं, तो वो चीज नहीं है। हम थ्योरी भी करें और थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी करें और उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें बहुत सारे, ताकि हमें पता लगे कि पढ़ी हुई चीज से अगर कोई क्वेश्चन अभी भी हमारा गलत हो रहा है तो उस टॉपिक को हम अभी रिवाइज कर लें, एग्जाम, फाइनल एग्जाम जो है हमारा उससे पहले। तो वहां पे क्या है कि आपको अपना स्टैंड पता लग गया कि मेरा जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, कहाँ आ रहा है, और आपको एक दूसरे अपनी सहपाठियों का भी पता लग जाता है, आपका सहपाठी भी आपकी हेल्प करता है कि कहाँ पे जो है हम स्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी है, हमें स्टडी करनी है। ठीक है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षण तकनीकों में सुधार।
देखो क्लास में अगर कोई एक दो बच्चों को समझ नहीं आ रही है कोई चीज, तो हो सकता है कि शायद बच्चे को कोई अलग तरह के मेथड की जरूरत है, मे बी, बट मेथड अच्छा था, फिर भी एक दो को नहीं समझ आया, हो सकता है उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो। बट अगर आपको जो विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर जो शिक्षण है, जो आपकी टीचिंग है, उसमें टीचिंग स्ट्रेटेजी में सुधार की, अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे थे या मान लो 30 थे, 30 में से अगर 25 बच्चों को समझ नहीं आया, इट मीन्स कि आपको अपने टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है, पढ़ाने का तरीका जो है वो चेंज करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी ये फीडबैक मिल जाता है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन से कि शिक्षण तकनीक जो है, जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हम यूज कर रहे हैं, वो कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फीचर की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ये दो इसके हैं। फॉर्मेटिव वही जो हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम के दौरान किया जाता है, जैसे क्विज, कक्षा कार्य, प्रोजेक्ट, मौखिक परीक्षण, अवलोकन या समूह कार्य। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी आया जा सकता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है या कौन सा नहीं है। ठीक है, समेटिव कौन सा होता है, जो संक्रांत में आयोजित होता है, एंड ऑफ द टर्म, कि साल के अंत में होता है, यानी साल कौन सा, जनवरी से दिसंबर वाला साल नहीं है ये जो है हमारा साल होगा मार्च तक, जो साल बनता है ना, अप्रैल टू मार्च वाला जो अकेडमिक ईयर है हमारा, उस अवधि के समग्र अधिगम का मूल्यांकन, की वो जो अवधि है ना, एक साल का जो क्लास है हमारा, उस पूरी अवधि में जो समग्र अधिगम है, समग्र यानी ऑल राउंड जो भी हमारी लर्निंग हुई है, उस चीज का इवैल्यूएशन जो होगा वो होगा समेटिव। ठीक है, उसके बाद है हॉलिस्टिक वैल्यूएशन। हॉलिस्टिक यानी समग्र मूल्यांकन, एकेडमिक स्किल और नॉन एकेडमिक दोनों होंगी, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, जिसमें कि शैक्षणिक आप सबको पता है, नोटबुक जो हमारा सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, पंजाबी, हिंदी लैंग्वेज जो भी आप पढ़ते हो। और उसके अलावा जो है गैर शैक्षणिक में कौन सा आएगा, लाइफ स्किल आ गई, जीवन कौशल, दृष्टिकोण, मूल्य, गतिविधियों में सहभागिता, ये चीजें। और जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, समस्याओं को जो है उनको सुझाव देना और डिसीजन लेना, कोई निर्णय लेना, वो चीजें जो है वो भी नॉन एकेडमिक में आती हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। डायग्नोस्टिक वो होगा जहाँ पे कि किसी पर्टिकुलर गैप जो है कोई आइडेंटिफाई करना, रेमेडियल की उस चीज को फुलफिल करना। डायग्नोस्टिक जो यहाँ पे दिया गया है, सीखने की समस्या जल्दी पहचानने में मदद और उपचारक शिक्षण। डायग्नोस्टिक होता है पहचान करना, कि अगर बच्चे में हमें लगा कि कहीं लैग कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली अगर वो लैग कर रहा है, हमने देखो बच्चे को रेमेडियल क्लासेस भी दे दी, टीचिंग जो टेक्निक्स है वो भी चेंज कर ली, टीएलएम भी चेंज करके देख लिया, बच्चे को अलग अलग तरीके से समझा के भी देख लिया, फिर भी हमें लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं हम डायग्नोसिस के लिए रेफर कर देंगे। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए रेफर कर देंगे तो हमें जो है टाइमली पता लग जाएगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है थेरेपी या एजुकेशन, जिस भी तरह की टेक्निक्स अपनाने की जरूरत है वो देंगे, जिसे कि हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। रेमेडियल क्लासेस जो कि अलग से स्कूल आवर्स में ही एक अलग से लेक्चर में दी जाती है, जिसमें कि जो गैप होता है उसको फिल किया जाता है। ये जो गैप रह गया दोनों चीजों में, कि एक तो जो बच्चा जानता है उसमें, और एक जो उसको जानना चाहिए जो हो चुका है क्लास में, लेकिन यहाँ पे एक गैप आ गया, तो उस गैप को रिफिल करने के लिए, उसको भरने के लिए, पूरा करने के लिए रेमेडियल क्लासेस होती है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ना इसकी विशेषताएं कह लो या कंपोनेंट्स कह लो, या वो चीजें हैं जो सीसी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम वो है कि दबाव और अनावश्यक तुलना कम करता है। ग्रेडिंग प्रणाली जो है ना, इसके अंदर क्या है, ये ग्रेड अपनाता है, परसेंटेज नहीं अपनाता। तो ए ग्रेड जो है या ए प्लस है, इसमें क्राइटेरिया ले लिया। अब देखो क्राइटेरिया का ना एक मीनिंग समझाती हूँ। 85% है एक बच्चे के 86% है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि 1% से कोई फर्स्ट सेकंड हो गया, ऐसा तो नहीं हम मान सकते ना। तो एक क्राइटेरिया बना देना कि जैसे मान लो 81 से 85% वाले, और 86 से 90%, 91 से 95, 96 से 100, और नीचे जो है यहाँ पे आ जाएगा 75 से 80,
सॉरी 76 से और 70 से 71 से 75, तो इस तरह हमने 5% का ग्रेड बना लिया, या जो हमने 10 का बना सकते हैं, या फिर आप अपने डीएमसी देखना, हमारी जो 10th क्लास की डीएमसी में आपको फोटो सेंड कर दूंगी, जो ग्रेडिंग सिस्टम है एक्यूरेटली जो है एनसीईआरटी का, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप बहुत अच्छा, जो मुझे यहाँ पे पॉइंटली याद आ गया है कि एनसीईआरटी का ग्रेड क्या है, वहां से कई बार जो है क्वेश्चन बन जाता है। हालांकि अभी हम एनसीईआरटी एससीईआरटी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स उनके बारे में पढ़ेंगे भी, तो एनसीईआरटी ने जो ग्रेड सिस्टम बना रखा है वो क्या है, क्योंकि स्कूल का ना हमें पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज का अलग है, यूजीसी का जो होगा वो अलग मिलेगा क्योंकि वो कॉलेज लेवल की है, एनसीईआरटी स्कूल लेवल का वो अलग है, कि किन बच्चों को, जैसे यहाँ पे मान लो ए दे दिया, यहाँ पे ए प्लस दे दिया, और ये बी प्लस होगा, ये बी होगा, इस तरीके से ग्रेडिंग दिए गए हैं। तो जो सीसी क्या करता है, ग्रेडिंग सिस्टम अपनाता है, ठीक है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की, जिसमें कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण है, बच्चे की गति और क्षमता के अनुसार मूल्यांकन होता है, ठीक है। ये हमारे मेन टॉपिक्स थे। टूल एंड टेक्निक कौन से यूज कर सकते हो सीसी में, देखो आप ऑब्जर्वेशन शीट यूज कर सकते हो, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, वर्कशीट, पीयर और सेल्फ असेसमेंट, सब चीजें जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, मे बी बस इतना ही हमारा। उसके बाद जो है क्वेश्चन है जो हम कल करेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि एक तो एग्जाम की जो चिंता होती है, एग्जाम की वजह से जो टेंशन होती है उसको कम करता है, नियमित अध्ययन और अनुशासन को बढ़ावा देता है, रेगुलर लर्निंग बढ़ाता है, डिसिप्लिन बढ़ाता है, इंटरेस्ट क्रिएट किए रखता है, मोटिवेट रखता है हमें, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने में जब आपका पेपर होगा, टेस्ट होगा, तो आपको पता लगता रहेगा और आप जो है अच्छी तैयारी करते रहेंगे। आपको जैसे आपका एक एग्जाम हुआ, मान लो एनवीएस और केवीएस के जैसे एग्जाम है, ठीक है, हालांकि वो साथ में हो रहे हैं। आप ये मान लो कि आपने 2 फॉर्म भरे स्पेशल एजुकेटर के, और आपने केवीएस एनवीएस वाला भी भर रखा और आप यूपी का आने वाला जो एग्जाम है वो भी भर रहे हो। दोनों एग्जाम में अगर 1 महीने या 2 महीने का डिफरेंस होगा, तो पहले एग्जाम के बाद जो आपका इंटरेस्ट है ना, कि मेरी जहां जहां कमी रह गई थी वो उसको पूरा करने के लिए आप जी जान लगा दोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, रेगुलरली जो है सीखते जाओगे, ट्राई करते जाओगे कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए जो शायद पिछले पेपर में छूट गया था। तो इससे क्या होता है, जो रेगुलर नियमित जो लर्निंग है ना, वो चलती रहती है और अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। सह शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाता है, अदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेशन जो है सीसीई इसको बढ़ावा देता है। व्यक्तित्व विकास में सहायक है, क्योंकि लाइफ स्किल की बात यहाँ पे आती है, और एकेडमिक ओनली जो है करिकुलम जो है उससे हटकर को करिकुलर एक्टिविटीज भी है, कि बच्चा अगर एकेडमिक में कहीं ना कहीं, चलो ठीक है एवरेज है, वीक है, जैसा है, उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम प्रॉमिस नहीं कर सकते कि अच्छा सीसी अप्लाई करते कॉन्टिन्यूसली अगर करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे तो शायद बच्चा 40% वाला एकदम से 90 पे चला जाए। वो एक अलग चीज है कि आप कितना ट्राई कर रहे हैं, बच्चा कितना ट्राई कर रहे हैं, सबका जो रिजल्ट है वो क्या है। लेकिन यहाँ पे सीसीई में क्या है, करिकुलम के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में जो बच्चे को लाइफ स्किल सिखा रही है, निर्णय लेना, सोच समझ का यूज करना, अपना जो है कार्य कर पाना, खुद से डिसीजन लेना, इंडिपेंडेंट बना रहा है अदर स्किल्स में एकेडमिक के अलावा भी। तो वहां पे व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सीसी कर रहा है। पढ़ाई और कौशल दोनों को सम्मान महत्व देता है, आत्मविश्वास और संचार कौशल को विकसित करता है, मूल्यांकन जो है पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस है कुछ, ठीक है, लास्ट स्लाइड आई गेस। लिमिटेशन, सीमा क्या है कि देखो कंटिन्यूअसली अगर आपको इवैल्यूएशन करना है, कंटिन्यूअसली कभी टेस्ट अरेंज करना है, कभी क्विज करना है, कभी कोई प्रोजेक्ट करवाना है, अलग अलग तरह की चीजें करवानी है, क्योंकि क्विज में सारे बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई बच्चा प्रोजेक्ट में अच्छा करेगा, कोई क्विज में अच्छा करेगा, कोई एग्जाम में अच्छा कर सकता है, कोई ओरल टेस्ट में अच्छा कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट या इवैल्यूएशन आपको यूज करना होता है। तो आपको जो है इसके लिए अलग अलग तरह की प्लानिंग करने के लिए एक तो टाइम ज्यादा चाहिए, अधिक समय, मेहनत और योजना की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके पास क्लास एक नहीं है, टीचर के पास एक क्लास नहीं है, उस क्लास में बच्चा एक नहीं है, हर बच्चे की नीड्स को आपको फुलफिल करना है, उनके अकॉर्डिंग जो है प्रोजेक्ट्स अरेंज करवाने, टीएलएम यूज करना है, टूल्स अरेंज होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए।
फिर आपको इतना टाइम होना चाहिए कि बार बार आप इवेल्युएशन कर सको। आपने अगर क्लास में बार बार टेस्ट पेपर रखने के कारण जो है नोटबुक चेक करना, बुक्स चेक करना, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीएलएम बनाना, टीचर पर कहीं ना कहीं बर्डन बढ़ रहा है। तो जो है अधिक समय की रिक्वायरमेंट आ रही है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण चाहिए, इसको जो लिए टीचर्स जो है वो ट्रेंड होने चाहिए। ये भी एक लिमिटेशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर टीचर जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इतना सारा काम कैसे करूँ। तो टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। हर चीज के लिए टीचर किसी और पर डिपेंड नहीं रह सकता कि प्रिंसिपल कहेगा तब पेपर होगा तब क्विज होगा, नहीं। टीचर को खुद से जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बच्चों से भी, प्रिंसिपल से भी, पूरी जो टीम है, पेरेंट्स है, सबसे। पेरेंट्स को फीडबैक भी देना पड़ेगा, बच्चों को भी फीडबैक देना पड़ेगा, फिर जो गैप आया उसको फिल करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए रेमेडियल टीचिंग भी देना पड़ेगा। तो सब चीजों के लिए मैनेज करने के लिए, उन चीजों को अरेंज करने के लिए उचित जो है अप्रोप्रिएट जो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की। रिकॉर्ड रखना कठिन है और समय लेवा है, एक एक बच्चे का बार बार रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जो हैवी एक बर्डन बन जाता है। स्पष्ट मानदंड न होने पर मूल्यांकन पक्षपातपूर्ण हो सकता है। देखो कि टीचर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे फुली। हो सकता है किसी टीचर पे कोई बच्चे के साथ अच्छी नहीं बनती तो कोई पक्षपात हो सकता है, जो सब्जेक्टिव हो जाता है टीचर कई बार, क्योंकि स्पष्ट मानदंड नहीं है कि कितने में क्या देना है, कब देना है मार्क्स, क्योंकि ऑल जो चीजें हैं वो टीचर पे डिपेंड कर रही है थ्रू आउट द ईयर। अब वो टीचर अगर देना चाहे रेमेडियल क्लास तो देगा, अदरवाइज उसने पेपर लिया, टेस्ट लिया, क्विज करवाया, प्रोजेक्ट करवाया, जो जिसका रिजल्ट रहा वो बता दिया, उसके बाद कुछ किया नहीं किया, उसकी जवाबदेही जो है कोई ले नहीं रहा है कि इस बच्चे के पहले इतने मार्क्स थे तो अब भी इतने क्यों है, बढ़े क्यों नहीं। तो वो जवाबदेही नहीं लेने वाला अगर कोई है, कोई प्रॉपर मानदंड नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितना लेके जाना है, कहाँ करना है, तो उसकी वजह से जो मूल्यांकन है, वैल्यूएशन है, वो पक्षपात भी हो सकता है और कहीं ना कहीं लैग भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर रिस्पॉन्सिबल होना भी बहुत जरूरी है और न्यूट्रल होना कि किसी के साथ वो पक्षपात नहीं कर सकता। बड़ी कक्षाओं में एक समान रूप से लागू करना मुश्किल है। बड़ी कक्षाओं में एक समान रूप से लागू करना मुश्किल है कि बड़ी जो क्लासेस है उसमें यूनिफॉर्मली इस चीज को अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां के लिए चीजें अरेंज करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। छोटी क्लास के लिए फिर भी टीचर जो है पॉसिबल कर सकता है इन चीजों को, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारे एमसीक्यूज होंगे जो हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी से बताइए, ज्यादा टाइम जो हो गया, अदरवाइज हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज, मैं आपको जो हमारा सीसीई जो टॉपिक हुआ जितना हो गया है, कंटेंट जो हुआ है उसका भी पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगी, और साथ में जो आपका जो हमने 100 एमसीक्यूज फिनिश किए हैं वो भी आपको आज शेयर हो जाएंगे। तो दोनों की आप रिवीजन कर सकते हैं। कल क्लास होगी या नहीं होगी आपको बता दिया जाएगा। मंडे को पॉसिबल शायद नहीं है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगी, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम, मोस्ट बहुत अच्छा बताया। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक ये बताया ना मीटिंग में यार।
हेलो रोहित। रोहित अरमान, क्या हाल चाल है? रोहित रमन, क्या हाल चाल है? ठीक है दीपक भाई। चश्मा लगा के ना फर्स्ट क्लास का। रेवती रमन नाम है, रोहित नहीं बोल रहे हम, किसको बोल रहे हैं? फिर बाद में रमन अरे बोले न, तो हम सुने हम ही बोल। अरे अब जनते हुए ना, नजर कमजोर हो गया थोड़ा सा, चश्मा ना पहनी तो पहन ली अभी। और क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, बढ़िया है। कहाँ, घर पे कि कहीं बाहर? नहीं, घर ही पर है। अबे सर नहीं जुड़े हैं क्या आज? नहीं, अबे से नहीं जुड़े थे आए। प्रश्न का और देख कहाँ हम आ लोग रहा है का। हमको? हम्म, और क्या हाल चाल है? तब जब तक हालचाल बदल ना जाए तब तक वही रहेगा। बदलेगा बहुत जल्द, थोड़ा समय है, बदलेगा। अच्छा, एक चीज है ना कि रोहित भाई, कि हाँ, सब्र कब खत्म होता है? जब तक वो मिल ना जाए। नहीं बात तो सही है। अब मिलने के लिए जो सब्र, मिलने की कोशिश, मतलब मिलने के जो प्रयास करता है, मतलब उसमें एक बीच में साइकिल मिल जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मिलेगा सब में नई हम्म नया राह है, नया नियुक्ति गया है, नया लड़ा गया है। था। हाँ। अरे लड़ा गया तो वही लड़ा गया तो देखिए, सारे हमारे संगठन कुछ पदाधिकारियों का देन है। सारे एक लोग एक साथ खड़े हैं, और हाँ, वही ना। पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे प्रदेश में डंका मचा। अरे हाँ, ये वो कह एक रहा एक हिसाब से आजादी की हूँ, लड़ाई की तरह लड़ा जा रहा है। आवाज नहीं आ रही, फंस रही आवाज। आवाज आ रही है अब? हाँ, चलिए हम फोन पे बात करेंगे आपसे। फोन नंबर है हमारे पास। चलिए ठीक है ना, कभी फोन करते तो है नहीं। काहे ने एक बार किए थे, तुम कहे कि व्यस्त हैं, बाद में बात करते हैं, फिर बात हम ही नहीं कर पाए, तुम ही हाँ, नहीं। हाँ, एक ही बार ना। एक बार नहीं किए थे, 2 बार, 2 बार किए थे। जबरदस्ती।